हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू क्लास। सबसे पहले तो बेटा सुनिए, अब आपका हर मंडे एक छोटा सा टेस्ट होगा, जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था। आपके पास एक लिंक आएगी, उसकी मदद से आप टेस्ट दे सकेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, इस मंडे भी आपका टेस्ट है। टाइम मैं आपको बता दूंगा पर्सनली। आज बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल्स पढ़ना है रेजिस्टिविटी पर, और सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन आज करते हैं पूरा अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तो सीरीज़ भी हो पाएगा, पैरेलल कल करते हैं, और उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा पावर, और चैप्टर खत्म, ठीक है। यानी एक या दो क्लास सुनाएंगे इसके पास। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ये हम न्यूमेरिकल्स आज के। सुनिए, जिसको जो भी समझ में ना आए वो प्लीज़ मेरे से तुरंत पूछिए। आंसर नंबर 1, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो बेटा सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज लिखो, न्यूमेरिकल्स का रूल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर? 2 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मीन्स एरिया हमें पहले से गिवन है, कितना? 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर में ही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस भी हमें पहले से गिवन है बेटा, a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर has a resistance of कितना? 2 into 10 की पावर -2 ओम। ओके, you have to find the resistivity। ये सिंबल रेजिस्टिविटी का है ना। चलिए, कल आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इंटू A/L, सही बात, यही पढ़ा था। सारी वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा बस। रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -2, बिल्कुल सही। एरिया 1.7 इंटू 10 की पावर -6, बिल्कुल सही। व्हाट इज द लेंथ? 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1.7, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगे, दैट इज 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो कितनी है? 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला न्यूमेरिकल। इट मीन्स कि अगर कॉपर का 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ का वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.7 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे सुनते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। पहले न्यूमेरिकल्स में लेंथ गिवन थी, एरिया गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, पुट करके रेजिस्टिविटी आ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखेंगे और खुद ही करने की ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके। नहीं हो रहा है तो मुझसे फिर देखिए, ठीक है। सुनिए, जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पहले तो हम गिवन वैल्यूज ही लिख लेते हैं। A copper wire has a dia of, what is the dia? 0.5 mm। कोई दिक्कत? रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ। अगर उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम लिखा है ना ये साफ साफ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम, आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया पहली बात। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछिए। तो सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू A/L। यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो लेंथ निकालनी है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? R इंटू A/रेजिस्टिविटी। एक ही बात है ना। तो इस फॉर्मूले में पुट करना है, L यहाँ आ गया, रेजिस्टिविटी वहाँ चला गया, एक ही बात है। तो देखिए व्हाट इज द, सबसे पहले इसको फाइंड करना है तो हम फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया, क्योंकि R हमें ऑलरेडी गिवन है 10 ओम, हमें रेजिस्टिविटी हमें ऑलरेडी गिवन है, एरिया नहीं गिवन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया तो सर्कल है ना,
तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर। अब यहाँ समझिए आर, यहाँ समझिए आर कितना होगा, आर कितना होगा, एमएम में है, मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो पहली बात तो ये हो जाएगा 0.25, क्योंकि जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 0.25 mm। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो 0 पॉइंट करके देखो, चाहे आप 0.5 को 2 से डिवाइड करोगे कैसे, दोबारा देख लो। आर क्या होता है d/2, तो आर कितना हो गया 0.5/2, दैट इज 0.25 mm। और मीटर में चेंज करने के लिए इसको लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। दोबारा देखो, डायामीटर 0.5 mm था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5/2 यानी 0.25 mm। और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, वो 10⁻³ न्यूमरेटर में आके माइनस की पावर हो जाएगी, तो इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व करिए जरा, 2 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूँ इसलिए आप, ठीक है, आराम से देखिए। 0. पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना आया 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लेना। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एरिया कितना आएगा 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए, रेजिस्टेंस कितना है 10, एरिया कितना है 0.1964 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। और जब आप सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी वैल्यूज सॉल्व करके दिखाऊं, आप लोग इतना तो कर सकते हो, जिसको नहीं आया है मैं समझा दूंगा ये कैसे सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ से आएगा इसका आंसर 122.7 मीटर। दोबारा सुनो, डाया था 0.5 mm, रेडियस हो जाएगी 0.25 mm, 2 से डिवाइड कर दिया। mm को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻3, तो रेडियस होगी 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना फॉर्मूले में। पाई 22/7, आर कितना है 0.25 इंटू 10⁻⁻3, इसमें पुट कर दी, सॉल्व करके आगे 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने का, इससे आया तो वैल्यू पुट करने पे लेंथ कितनी आ गई 122.7 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगला पार्ट, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो उसका, अच्छा अगर डायामीटर को डबल कर दिया, बताइए कौन बताएगा। आराम से सोचिए कि हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। आप सबको पता है, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस इफ इट्स डायामीटर इज डबल्ड। मैं पहले इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, जिसको समझना समझ लीजिए, ठीक है, वरना फिर हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर उसका डायामीटर डबल हो जाएगा। आप सबको पता है डायामीटर से क्या निकलेगा एरिया, है ना, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, हाँ है ना। और रेजिस्टेंस इन्वर्स से प्रोपोर्शनल हो गया 1/πr² के, यानी r स्क्वायर के, क्योंकि हमें रेडियस डायामीटर का आधा रेडियस हो जाएगा ना πr² के। रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला πr² होता है ना। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो आपका बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायामीटर के, क्योंकि r तो डायामीटर से आएगा ना, डायामीटर के स्क्वायर से। तो अगर डायामीटर को हमने डबल कर दिया, यानी डायामीटर को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 टाइम्स। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा आपका जनरली 1/4। दोबारा सुन लीजिए,
एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर को मैं डायमीटर भी तो बोल सकता हूँ, आधा इसका ट्वाइस है ना। अब सोचो, खुद देखो ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर की जगह d/2 लिख सकते हैं ना, तो d स्क्वायर अपॉन 4, तो रहा तो d स्क्वायर के ही ना, d स्क्वायर आ गया ना, इसे क्या लिख सकते हैं, समझो 1/पाई d स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसको लिखेंगे d/2 और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई d स्क्वायर। इट मीन्स r जो है वो d स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया, नीचे आ गया। और जब डायमीटर हमने क्या कर दिया, डबल, यानी इसकी जगह क्या लिख देंगे, डबल हो जाएगा ना, r की जब 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 टाइम्स, ठीक है। इन्वर्सली होता है ना, जब डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। जिसको ये समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बस याद रखना रेजिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे सुनिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन। A 6 ohm wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. ठीक है, आप लोग इसको आराम से देखिए। सबसे पहले सुनिए, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R इंटू ए बाई एल। हमें बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। सुनते रहना मेरी बात, अब तभी अच्छे से आएगा ये वाला क्वेश्चन समझ में। ये मेरे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, एरिया मैंने ए मान लिया, लेंथ कितनी मान ली मैंने इसकी एल, ठीक है। लेंथ कितनी मान ली मैंने इसकी बेटा एल। अब सुनिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है 6, रो ऐसी रहेगा एल बाई ए। इस इक्वेशन को मान ली फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ये फॉर्मूला डेरिवेशन है ना, डेराइव है ना। अब हमने क्या करा, फोल्ड करके डबल कर दिया। जब हमने इसको फोल्ड करके डबल कर दिया तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी l/2। जब फोल्ड कर देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी l/2, एरिया क्या हो जाएगा 2a, है ना। खुद देखो ना, ये वायर को मैं फोल्ड कर दूंगा तो लेंथ तो उसकी हाफ हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा डबल। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा अब इस वायर का वो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, वही रहेगी, लेंथ क्या हो जाएगी l/2, एरिया क्या हो जाएगा 2a। फॉर्मूला ही होता है ना, रेजिस्टिविटी वही रही, लेंथ क्या हो गई, नई लेंथ l/2, एरिया क्या हो गया 2a। यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आ गई, रो इंटू एल अपॉन 4a, रो इंटू एल अपॉन 4a, यही आएगी, रो इंटू एल अपॉन 4a। इस रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6, तो आर डैश नया रेजिस्टेंस कितना आएगा 6/4, इस पूरे की जगह 6 रख दिया बाय फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से कितना आ गया 1.5। आया समझ में, जिसको नहीं आया दोबारा सुनो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। लेंथ एल मान ली मैंने फिलहाल, एरिया ए मान लिया, रेजिस्टेंस 6, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इसको फोल्ड करा तो जो लेंथ है वो तो आधी हो जाएगी, एरिया डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ए, आर की जगह नया रेजिस्टेंस आर डैश, रो ऐसी रहेगा, कभी चेंज नहीं होती, मैंने बताया था लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ क्या होगी इसकी अब आधी, तो एल की जगह रख दिया l/2, एरिया क्या होगा इसका डबल, तो डबल की जगह 2a रख दिया, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रो इंटू एल अपॉन 4a। इस रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6, पुट कर दी 6/4, दैट इज़ 1.5 ओम। जिसको नहीं आया प्लीज़ बार बार समझो, वीडियो पॉज करके मुझसे पूछो कि क्या करना है इसमें, भैया समझ में नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक होने के बाद आज का हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आखिरी टॉपिक होगा। हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ लीजिएगा। हम रजिस्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट को यूज़ करें, अपोज करें, करंट की थोड़ी वैल्यू यूज़ करें, रेजिस्टेंस को ही कहते हैं। तो दो मेथड है बेटा, पहला तो है आपका सीरीज और दूसरा है आपका पैरेलल। आज पहले इन्हें ही पढ़ेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं सीरीज। जब एक ही वायर से बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, इस रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R1, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा जॉइंट, R2 मान लिया, R3 मान लिया, R4, कितने भी हो सकते हैं। जब दोबारा सुन लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सीरीज में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिवली यानी लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही वायर से, सिंगल वायर से कनेक्ट होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज। जब रेजिस्टेंस लगातार दो पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस आना चाहिए, दो पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस, 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 तो वो कॉम्बिनेशन कहलाया जाएगा सीरीज। ध्यान से सुनिए, ये मैंने लगा दी, समझते रहिए पहले इसके बारे में पूरा। आज मुझे बस इसका इंट्रोडक्शन देना है सीरीज पैरेलल का और इस सीरीज का डेरिवेशन। करंट फ्लो हुआ गया, अब खुद देखो हमारी यहाँ मजबूरी है कि करंट सबसे पहले इसी में से पास होगा। जब तक इसमें से पास नहीं होगा, जब तक इसमें करंट नहीं जाने का, जब तक इन दोनों से पास नहीं होने का, करंट इसमें नहीं जाने का, ना ही इसमें। यानी यहाँ करंट को कोई भी ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है, एक ही वायर से सब कनेक्ट है, सब में करंट सेम आएगा, क्योंकि जो करंट इसमें आएगा वही करंट आगे चल के इसमें आएगा, पार करके इसमें, वही करंट इसमें आएगा, वही करंट इसमें, क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा। आप खुद देखो, क्या कोई और रास्ता है यहाँ पर? नहीं है ना कोई और रास्ता, तो यहाँ करंट डिवाइड नहीं होता। हर रेजिस्टेंस एक ही वायर से कनेक्ट होता है। जैसे हमारे घरों में झालर, जो हम दिवाली पे झालर लगाते हैं, वो सारे एक ही वायर से कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, है ना। तो ये कैसा है कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, अगर ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया, गलती से टूट गया, तो करंट क्या आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, करंट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, करंट यहीं पे टूट जाएगा। इसीलिए कि रेजिस्टेंस में अगर एक चीज़, सीरीज में अगर एक चीज़ खराब हो जाती है तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं आगे की, मतलब खराब नहीं, चल नहीं पाती। जैसे झालर का अगर एक बल्ब फ्यूज़ होता है तो पूरी की पूरी झालर बंद हो जाती है, यही कारण होता है, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से सब कनेक्ट है, दो पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है। इसलिए इन कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब लगातार एक के बाद एक के बाद एक ही वायर से अटैच रहते हैं और दो एंड के बीच में एक ही रेजिस्टेंस आएगा, उस केस में क्या कहेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ अभी बाद में पढ़ेंगे फायदे, तो कुछ इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। ये वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज होती है मेरी बेटा, वो डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड। पोटेंशियल डिफरेंस, यानी थोड़ी सी एनर्जी इसमें यूज़ हो गई, थोड़ी सी एनर्जी इसमें यूज़ हो गई, थोड़ी सी इसमें। यहाँ बस याद रखिए कैसे होती है, हमारा 11th-12th में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिए कि सीरीज़ में वोल्टेज जो होती है डिवाइड होती है। यानी यहाँ लो, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो यहाँ 6 नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, यहाँ कुछ और कम, यहाँ कुछ और कम, यहाँ कुछ और, इन सब का सम इसके बराबर आएगा जितना वोल्टेज दिया। तो वोल्टेज क्या होती है यहाँ? डिवाइड। मगर करंट यहाँ डिवाइड नहीं होता, क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता, तो यहाँ करंट डिवाइड नहीं होता सीरीज में। जितना करंट इसको आया, जैसे मैंने आई करंट पास कराया, तो यहाँ भी कितना करंट आएगा? आई। यहाँ भी कितना करंट आएगा? आई। यहाँ भी कितना करंट आएगा? आई। और यहाँ भी कितना आएगा करंट? आई। यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? V1। यहाँ कितना आएगा? V2। यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? V3। यहाँ V4। और सबका सम किसके बराबर होगा? V। मगर करंट क्या रहता है? सेम। तो करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सेम हो जाता है और वोल्टेज आपकी डिवाइड हो जाती है। तो ये तो हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम सीरीज आज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल्स फिर हम कल करेंगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं पैरेलल, हम कल पढ़ेंगे, आज पूरा सीरीज़ बताते हैं। पैरेलल को भूल जाओ अभी। सीरीज़ क्या होता है? जब एक ही वायर में बहुत सारे रेजिस्टेंस सिस्टेमेटिक वे में कॉन्जिक्यूटिवली कनेक्ट रहते हैं दो एंड के बीच में, हर एंड में एक ही रेजिस्टेंस,
जब तक पहले रेजिस्टेंस में करंट पास नहीं होने का आगे के रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाने का, यानी करंट को कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं मिलता। करंट को एक ही रास्ता मिलता है, एक ही रास्ते में फ्लो होना पड़ता है सभी रेजिस्टेंस में, ठीक है। और अगर एक खराब हो गए तो बाकी के अप्लायंसेस भी खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे कमरे में 2 लाइट लग रही हैं ऊपर, दोनों का स्विच एक ही है। अगर बंद करेंगे तो दोनों बंद हो जाएंगी, स्विच ऑन करेंगे तो दोनों ओपन हो जाती हैं। रीज़न जो ऊपर हमारे रूफ पे लग रही है ना, जो तो वो क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक ही से कनेक्ट है ना, एक ही वायर से दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या फॉर्मूले हैं। देखिए, इमेजिन करिए मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ये मेरा लग गया एमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या लग गया ये मेरा एमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत? और हमारा हमने इसमें क्या लगा देंगे वोल्ट मीटर, या छोड़ो चलो एमीटर अगर ना भी लगाऊँ मैं तो नो इशू, क्योंकि हमें केवल अभी फाइंड करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरी लग गई 3 सेल की बैटरी। तो सुनिए, समझिए, अब हम जो सीख रहे हैं वो कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल बताऊंगा कल आपको। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जब बहुत सारे रेजिस्टेंस एक ही वायर से अटैच रहते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, लोड कितना आएगा, उसको डिराइव करेंगे कि ओवरऑल जब हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस एक एंड पे एक एंड पे एक एंड पे लगा दिए तो जो नेट करंट आएगा, ओवरऑल लोड, ओवरऑल कितना वोल्टेज ये यूज़ करेगा, कितना करंट होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना रुकावट, वो हम फाइंड करना सीख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो मान लीजिए लेट द रेजिस्टेंस बी R1, R2 एंड R3 connected consecutively one end to another end, ठीक है। Let the potential difference be capital V. Let the current flow be small I. अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ let the potential difference in R1, R2 and R3 be V1, V2 and V3 respectively। जब मैंने बताया था यहाँ क्या डिवाइड होता है वोल्टेज, तो इसमें मैंने कितना वोल्टेज मान लिया V1, इसमें कितना मान लिया V2, इसमें कितना मान लिया V3, एंड करंट तो सेम रहता है मैंने बताया था। तो इसमें कितना करंट मान लिया I, इसमें करंट कितना मान लिया I, इसमें कितना करंट मान लिया I। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, जब हम मिलेंगे तब समझाएंगे, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस जो हैं। तो रेजिस्टेंस क्या मान लिया सीरीज में R1, R2, R3, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया बैटरी का V, वो डिवाइड होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था यहाँ वोल्टेज तो डिवाइड होती है और करंट क्या होता है सेम। करंट I मान लिया तो उसमें V1, इसमें V2, इसमें V3। अब और इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस, लेट द नेट रेजिस्टेंस बी कैपिटल R। तीनों का जो एक मिलके, जो तीनों को मिलके एक रेजिस्टेंस बनेगा वो मैंने मान लिया क्या R। तीनों का मिलके एक रेजिस्टेंस बनेगा ना, तीनों को जोड़ेंगे कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, वही हम सीख रहे हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, बस होने वाला है। बाय ओम्स लॉ मैंने मान लिया टोटल वोल्टेज कितनी है V, टोटल करंट हमने क्या मान लिया इसमें I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है I को भी कैपिटल I मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाय ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू I है। याद रखना ऐसा क्यों करते हैं, ओम्स लॉ केवल एक रेजिस्टेंस एक के लिए वर्क करता है। ओम्स लॉ केवल जब हमारे पास सर्किट में वन रेजिस्टेंस हो तभी वर्क करता है, इसलिए हमें इन तीनों को मिलके एक रेजिस्टेंस बनाना होता है, तभी ओम्स लॉ लगाते हैं। अगर आप तीनों को ओम्स लॉ लगाना चाहते हैं तो तीनों में अलग अलग लगाना पड़ेगा, इसके साथ अलग ओम्स लॉ, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। अगर तीनों को एक साथ लगाना है ओम्स लॉ तो पहले तीनों रेजिस्टेंस को क्या बनाना पड़ेगा एक, क्योंकि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस है कि एक टाइम पे आप एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं V इक्वल टू IR से। तो
उसके लिए इजी बनाने के लिए अगर हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम उसको फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा जब कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज। तो समझ में आया ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, क्या कि वो हमेशा एक ही रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इसी वजह से हमें फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उनको एक बनाने के लिए, एक मतलब सबको मिलके एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए वो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे इन तीनों को मैंने क्या मान लिया R, तो वो उसका क्या फॉर्मूला है वही हम डराइव कर रहे हैं। सीरीज का अलग होता है, पैरेलल का अलग। तो V, अब सुनना यहाँ नाउ क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रही है ना। तो ये जो V है वो किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि टोटल वोल्टेज V है और वो तीनों में डिवाइड हो रही है V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला क्या है, IR, टोटल वोल्टेज है तो टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। इसकी बात करें V1 की तो I कितना है, I रेजिस्टेंस कितना है R1, I R1 V इक्वल, क्योंकि एक एक का लगा रहे हैं ना, एक साथ तीनों को नहीं लगा सकते, अभी केवल इसमें लगाया। तीनों को लगाना है तो हमें पहले तीनों को एक R बनाना पड़ेगा। अब इसका I करंट कितना है, इसमें I रेजिस्टेंस कितना है इसका R2 I R3। दोबारा सुनो, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यहाँ डिवाइड क्या हो रहा है वोल्टेज, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला IR, V1 इसमें है तो V इक्वल टू IR होता है, I कितना है इसमें, I रेजिस्टेंस कितना R1। ऐसे ही V2 में I कितना है, I R2, V3 में I R3। यहाँ से IR लिख दिया, क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, I, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन, I से I कट गया। तो यहाँ से जो नेट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या आता है कि अगर सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सबको ऐड कर दो। मान लो ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो ओवरऑल जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। फिर हम उसमें ओम्स लॉ आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है कि वो एक बारी में एक ही रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। अगर हमें पूरे सर्किट को निकालना है तो सबसे पहले तीनों को, या तो तीनों को अलग अलग निकालो फिर ऐड करो, तीनों को अलग अलग निकाल के फिर ऐड करो, या फिर तीनों रेजिस्टेंस को एक करो और फिर सीधा सीधा V इक्वल टू आई आर लगा दो। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, जैसे समझिए क्वेश्चन, ये मेरे पास सर्किट है, इसका है 6 वोल्ट, इसमें करंट है 3 एम्पियर। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी है 3 ओम। तो हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये छोड़ो, सीधा सीधा तुमसे क्या पूछा गया है कि नेट रेजिस्टेंस निकालो। अब आपको पता है ये सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब सीरीज में होता है तो R1 जितने भी रेजिस्टेंस है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 6 ओम। तीनों को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, 6 ओम। अब जरा बताना इसमें करंट, टोटल करंट कितना फ्लो होगा बैटरी से, V इक्वल टू आई आर होता है, V कितना है 6, I तो में निकालना है, R कितना आया नेट रेजिस्टेंस 6, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत। जब नेट रेजिस्टेंस 6 ओम है तो टोटल करंट कितना निकल रहा होगा, 1 एम्पियर। क्लियर है यहाँ पे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लीजिए। रीज़न, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और हर किसी में कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये मेरा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज, जब वायर एक, जब सारे रेजिस्टेंस एक ही वायर से अटैच रहते हैं एंड टू एंड, उनको कोई और रास्ता नहीं मिलता करंट को, पहले रेजिस्टेंस में जाएगा फिर दूसरे में, और करंट सब में सेम जाएगा, वोल्टेज सब में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी एनर्जी। और इसके लिए हमें जब हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन है तो उनको एक बनाने के लिए, सबका कंबाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ना, कंबाइन करने के लिए एक रेजिस्टेंस बनाना है, 50 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, सबको मिलके एक बनाना है, तो उसका हमने डेरिवेशन पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दो। तो खुद बताओ ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है,
यानी जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सीरीज़ में, क्योंकि जब सबको देखो, खुद देखो ना, यहाँ 1 2 3 के थे, ओवरऑल टोटल ज़्यादा आ गया, मैक्सिमम हो गया रेजिस्टेंस, यानी सीरीज़ में रेजिस्टेंस ओवरऑल लोड बढ़ता है। अगर कोई भी कनेक्शन सीरीज़ में है तो उसका जो लोड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो यूज़ करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसको बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत ज़्यादा लोड उसको वो हमारे कनेक्शन बिजली विभाग पे दे रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया मेरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जिसको नहीं आया वीडियो दोबारा देखो, मुझसे पूछो, होगा कभी आपको ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, थैंक यू क्लास।